The Constitution of India, Civics, Chapter First, Class 8। हम आज इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे आपके साथ। कॉन्स्टिट्यूशन, इस चैप्टर में हम जो मेन टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, इसमें हम पढ़ेंगे क्या? इसमें हम पढ़ेंगे कि हमें कानून की ज़रूरत क्यों होती है, अबाउट द नीड ऑफ लॉज टू गवर्न अ नेशन। कानून की ज़रूरत एक देश पर शासन करने के लिए होता है। एक देश को चलाने के लिए कानून बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हम पढ़ेंगे अबाउट द रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रूल ऑफ लॉ। शासन प्रक्रिया में कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रोल होता है और कानून का शासन क्या होता है, इसके बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसके साथ साथ आप पढ़ेंगे अबाउट द की फीचर्स ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान की प्रमुख विशेषता क्या है, इसके की फीचर्स क्या क्या हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। मैं हूं सुनील आनंद सर और आनंद सर SST पॉइंट में आपका स्वागत है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इस चैप्टर की शुरुआत आपके बुक में जो लॉन्गवेल की ये किताब है हमारे पास, और इसमें एक स्टोरी से होती है। एक कॉमिक बुक आप लोग पढ़े होंगे पहले, नागराज का और बहुत सारे चाचा चौधरी के चलते थे, उस तरह से ही एक कॉमिक स्टोरी आपका दिया हुआ है जिसमें दो कार वाले हैं और दोनों आपस में विवाद हो रहा है। एक कार वाला कहता है कि तुम यहाँ पर कार नहीं लगा सकते, दूसरा कहता है कि हम क्यों नहीं लगा सकते, हम यहाँ ये जो कंपार्टमेंट है यहाँ हमारा अपना रेजिडेंस है और हम इसके फीस भी भरते हैं। दोनों के बीच में विवाद बढ़ जाती है और फिर उस सोसाइटी के जो सेक्रेटरी होते हैं उसके पास जाते हैं। आप लोग तारक मेहता के उल्टा चश्मा में आपने देखा होगा, भिड़े जो है उसका सेक्रेटरी होता है। सेक्रेटरी सबसे प्रमुख भूमिका निभाता है और वो क्या करता है कि पूरे सोसाइटी की मीटिंग बुलवाता है और उस मीटिंग में कुछ बातें तय होती है कि आखिर पार्किंग की व्यवस्था कैसे हो, है ना। इस बात पर सभी के बीच में डिस्कशन होता है और फिर सेक्रेटरी महोदय जो होते हैं वो कुछ नियम लिख देते हैं और ये वो नियम होते हैं जिसको कि सबको कहा जाता है कि देखिए भाई ये सबके लिए नियम है और सबको पालन करना होगा। ये क्योंकि जो सोसाइटी में कहीं भी कोई गाड़ी लगा देगा उससे दिक्कत होती है, तो उसके लिए कुछ नियम उन्होंने बनाए और फिर सब लोगों ने उसको स्वीकार किया। कहा कि यस यू आर राइट मिस्टर सेक्रेटरी, हाँ सेक्रेटरी जी आप सही हैं, आपने पार्किंग के लिए जो सारे नियम बनाए हैं ये सही है और अब हम सब इसको पालन करेंगे। तो जी हाँ, ये स्टोरी हमको बताता है कि जीवन में हर जगह एक व्यवस्थित ढंग से काम हो, डिसिप्लिनरी वे में काम हो, इसके लिए ज़रूरी होता है कि हम कुछ नियम बनाते हैं। ये नियम सामाजिक भी हो सकते हैं, ये नियम छोटे संगठन के हो सकते हैं और ये नियम देश के लिए भी होते हैं। तो ऐसे नियम को ही जो हम जब एक जगह लिख देते हैं तो वह उसका संविधान बन जाता है। इन्होंने जो नियम बनाया था उसमें ये था कि 2019 में कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के नियम बने कि ईच अपार्टमेंट इज अलाउड 1 ओपन पार्किंग स्लॉट। हर अपार्टमेंट में एक पार्किंग स्लॉट बनाया जाना है ना, इसका निर्णय लिया गया। दूसरा है ईच पार्किंग स्लॉट विल क्लियरली डिस्प्ले द अलॉटेड कार नंबर, और हर पार्किंग में कार के नंबर के अनुसार जगह अलॉट किया जाए, स्लॉट अलॉट किया जाए कि इस जगह पर इस नंबर के कार लगेंगे, इस जगह पे इस नंबर के कार लगेंगे, ताकि कोई वहाँ पर विभेद नहीं रहे कि लोगों के बीच में। और तीसरा ये था कि मंथली फ़ी वुड बी लेवल्ड फॉर ईच पार्किंग स्लॉट। हर पार्किंग स्लॉट के लिए कुछ वहाँ पर उसके मंथली फ़ी होंगे जो उसके मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी होता है। For requirement of more than one parking, permission has to be sought from the CHS। तो जो अगर किसी को एक से ज़्यादा कार है, वो ज़्यादा स्लॉट लेना चाहता है, तो उसके लिए जो सेक्रेटरी महोदय हैं उनसे
परमिशन लेना पड़ेगा। नो कार्स आर टू बी पार्क्ड इन द कॉमन एरियाज, और जो कॉमन एरिया है जहाँ लोग आते जाते हैं वहाँ पर जो स्लॉट बना हुआ है उसके अलावा दूसरी जगह पर कोई कार नहीं लगाया जा सकता। वेरियस कार्स विल बी अलॉटेड अ स्पेसिफिक एरिया। जो विजिटर आएंगे, कई बार ऐसा होता है कि बाहर से लोग आते हैं और वो उनका अपना कार होता है, तो उसके लिए विजिटर्स के लिए एक अलग सा एरिया बनाया गया जहाँ पर दूसरे कार लगाएंगे। तो ये एक उदाहरण था एक पार्किंग का एक हाउसिंग कॉलोनी के अंदर में। तो ये जो नियम बने थे उससे सबको सहूलियत होना था और इसीलिए सबने उसको स्वीकार किया। तो इसी तरह से कानून की ज़रूरत होती है। हमने इस कहानी के माध्यम से भी देखा कि रूल और रेगुलेशन हमारे जीवन को डिसिप्लिन्ड बनाते हैं। हम जब रोड पर चलते हैं तो रोड के अलग नियम होते हैं, हमको हमेशा बाएं साइड चलना है। अगर टू व्हीलर पर चलते हैं तो हमको हेलमेट लगा करके चलना है। अगर फोर व्हीलर पर चलते हैं तो सीट बेल्ट लगाना है। तो दीज आर सम रूल्स टू फॉलो। ये कुछ रूल्स होते हैं जिसको हमें पालन करना होता है और ये हमारे सेफ्टी के लिए भी होते हैं। इसी प्रकार से किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं और जिससे कि देश में अव्यवस्था ना फैले, अराजकता ना फैले। अगर कोई कानून नहीं रहेगा देश में, कोई सरकार, तो उसको कैसे डिसिप्लिन कर सकती है, कैसे अनुशासित कर सकती है, कैसे सत्ता का संचालन हो सकता है। जिसकी लाठी होगी उसका भैंस होगा, माइट इज राइट होगा, अनार्की होगा। तो सरकार इसीलिए होता है कि होती है कि किसी भी देश में अनार्की की व्यवस्था ना आए, किसी भी देश में अपने देश में सभी शासन व्यवस्था और शांति और सुरक्षा बनी रहे, इसके लिए कानून की ज़रूरत होती है। न्यायपूर्ण ढंग से सब लोग शांतिपूर्ण ढंग से सोसाइटी में रहें। यहाँ दो वर्ड हैं, इसको समझना ज़रूरी है। पहला लॉज है। लॉ क्या होता है? अ सिस्टम ऑफ रूल्स दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय अ कंट्री टू कीप अ चेक ऑन द एक्शंस ऑफ इट्स सिटीजन्स। कानून एक ऐसी व्यवस्था होती है जो सिटीजन्स के लिए बनाए जाते हैं, जिससे एक सिस्टम को बनाए रखने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं उसको कानून कहा जाता है। अमेंडमेंट एन ऑफिशियल चेंज मेड इन अ रूल और लॉ। देखिए समय समय पे कानून बदलते रहते हैं, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता और जैसे समय बदलता है उस तरह से हमें कानून को भी बदलने की ज़रूरत होती है। तो कानून में जो परिवर्तन की प्रक्रिया होता है, जिस प्रक्रिया के द्वारा कानून बदला जाता है उसको अमेंडमेंट कहते हैं। यहाँ डोरी एक्ट 1961 के बारे में कहा गया है। देखिए सबसे पहले जब शादियाँ होती थी, आप देखें राजा रामचंद्र जी का हुआ या अन्य लोगों का जब शादियाँ होती थी, तो जो माता पिता होते थे लड़की के, वो अपनी बेटी को कुछ गिफ्ट देते थे, कुछ गहने देते थे, कुछ कपड़े देते थे और वो गिफ्ट था। लेकिन कालांतर में जब बहुत सदियां बीत गई तो इसको अपना राइट्स मान बैठे कुछ लोगों ने, और जो लड़के पक्ष के लोग थे वो डिमांड करने लगे पैसे को, वो डिमांड करने लगे गिफ्ट का। तो इसी ये डोरी कहलाया, यानी दहेज प्रथा कहलाया। और ये इतना ज़्यादा हो गया ये स्थिति खराब कि अब कई सारे लोग दहेज के लालच में जो औरतें थी उनको प्रताड़ित करते थे। क्योंकि जब लड़कियां आती थी तो वहाँ पर उनका अपना कोई नहीं होता था। ससुराल में उनका जो भी लोग होते थे वो पति के माता पिता भाई बहन सब उन्हीं के होते थे। तो जिसके परिवार लालची होते थे उनके साथ मारपीट, कई बार तो उनकी हत्या तक की कर देने का मामला सामने आया। तो इसको देखते हुए सरकार ने 1961 ईस्वी में डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1968 लाया। बाद में इसमें कई बार संशोधन भी किए गए। 1981 में और 1986 में इसमें 2 बार संशोधन किया गया। देखिए कोई भी कानून बनता है तो उसके पक्ष और विपक्ष दोनों ही बातें होती है। तो उसमें जो डिमेरिट्स होता है उसको फिर से सुधार करके नया कानून लाना पड़ता है और यही किया गया।
डोरी एक्ट में प्रावधान बनाए गए बाद में कि जो भी ह्यूमिलिएट करता हुआ पाया जाएगा उसको सज़ा होगा, जेल की सज़ा होगी और जुर्माना लगाया जा सकता है। तो इस तरह से जो दहेज प्रथा है समाज में आज भी है, लेकिन लोग अब डरते हैं कानून की वजह से। तो ये बड़ी बातें होती कि कानून है तो लोग डरते हैं, जब कानून नहीं था तो लोग ज़्यादा अत्याचार करते थे। देखिए, इसके अतिरिक्त एक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लाया गया कि घर में महिलाओं को जो प्रताड़ित किया जाता था उससे सुरक्षा के लिए कानून लाया गया। तो ये सारे कानून जो समय समय पर लाए जाते हैं, ये अमेंडमेंट होता है इनका, यानी संशोधन होता है। रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वेरियस सिचुएशंस रिक्वायर्ड सम रूल्स और लॉज दैट आर एक्सेप्टेबल टू ऑल। तो कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि कुछ ऐसे नियम और कानून बनाए जाते हैं जो सबके लिए एक्सेप्टेबल होता है, सारे लोग उसको स्वीकार करते हैं। इन एनी कंट्री दीज बेसिक रूल्स विच सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ डिजर्व्स ग्रुप्स ऑफ पीपल्स आर लेड डाउन इन द फॉर्म ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो नियम और कानून जो लोगों के इंटरेस्ट की सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं, जो इंडिविजुअल्स होते हैं या समूह में लोगों के जो समुदाय होते हैं उनके सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं, उनके फ़ायदे के लिए बनाए जाते हैं, उनके जो इंटरेस्ट होते हैं उसके लिए बनाए जाते हैं। तो ऐसे नियम और कानून को एक संविधान के फॉर्म में अवेलेबल होता है, यानी सारे कानून जिस किताब में लिखे रहते हैं वो संविधान होता है। तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि संविधान नियमों या कानूनों की एक किताब होती है जिसके माध्यम से किसी भी देश पर शासन किया जाता है। ये संविधान लिखित हो सकता है, अलिखित हो सकता है। देखिए, इंग्लैंड का जो संविधान है वो अलिखित संविधान है, लेकिन अलिखित संविधान भी जहाँ होता है वहाँ भी नियम और कानून होते हैं, वो लिखित होते हैं। क्योंकि समय समय पर भले ही एक संविधान सभा के माध्यम से एक निश्चित टाइम पर उसका संविधान न बना हुआ हो, लेकिन समय समय पर जो पार्लियामेंट के द्वारा कानून बनाए जाते हैं वह ही संविधान का एक फॉर्म बन जाते हैं। तो लिखित और अलिखित संविधान से ये नहीं समझना है कि वहाँ कोई भी जो संविधान है ही नहीं। संविधान है, समय समय पर बनाए हुए कानून उस संविधान के फॉर्म में वहाँ भी हैं, लेकिन जहाँ लिखित संविधान होता है वहाँ एक संविधान सभा होती है और वो संविधान सभा संविधान को ड्राफ्ट करती है एक निश्चित समय में और फिर उसको एक्सेप्ट किया जाता है, वो रिटन संविधान होता है। तो आप ये समझ चुके हैं कि हर देश में एक सरकार होती है और वह सरकार उस संविधान के माध्यम से ही, उस संविधान में जो लिखित होता है उसके अनुसार ही शासन करते हैं। तो ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं जिसको जो लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए जाते हैं वो संविधान होता है। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज देयर फोर नीडेड बिफोर इट। संविधान के लिए कुछ जरूरी चीज़ें होती है। क्या होता है? पहला, डिस्क्राइब्स नॉट ओनली द टाइप ऑफ गवर्नमेंट दैट द पीपल डिजायर बट आल्सो द आइडियाज दैट कंट्री अपहोल्ड्स। तो संविधान में सिर्फ ये बात नहीं होती है कि किस तरह की सरकारें होंगी, ये लोगों की सिर्फ इच्छा से नहीं होती, बल्कि लोगों की इच्छा के साथ साथ उस देश के जो आइडियाज होते हैं, जो वैल्यूज होते हैं, उसके अनुसार संविधान का निर्माण होता है। सरकार किस तरह की होगी ये दो चीज़ पर डिपेंड करता है। एक तो लोगों की जो इच्छा होती है और दूसरा उस देश के जो वैल्यूज होते हैं, जो आइडियाज होते हैं। दूसरा है डिफाइन द नेचर ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। जो देश में की पॉलिटिकल सिस्टम होती है ना, यहाँ देखेंगे डिफाइन द नेचर ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। देश में राजनीतिक सिस्टम क्या होगा
इसका वर्णन संविधान में किया हुआ होता है। उसके बाद है प्रिवेंट द मिस यूज ऑफ पावर इन द हैंड्स ऑफ द आवर पॉलिटिकल लीडर्स वाइल लेइंग डाउन रूल्स टू चेक देयर पावर्स। तो जो सरकार होती है उसके हाथ में जो पावर होते हैं उसका मिसयूज ना हो, इसके लिए उसको किस तरह से उसको चेक किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, इसका भी संविधान में वर्णन होता है। प्रिवेंट्स द डोमिनेंस ऑफ अ मेजोरिटी ग्रुप्स ओवर अ माइनॉरिटी ग्रुप्स। देखिए किसी भी देश में मेजोरिटी या माइनॉरिटी दो तरह के ग्रुप्स होते हैं, तो ऐसा नहीं हो कि जो मेजोरिटी ग्रुप्स हैं वो माइनॉरिटी ग्रुप्स के ऊपर अपना प्रभुत्व दिखाएं, यानी उनको दबाएं। तो उनके सेफ गार्ड्स के लिए भी संविधान में व्यवस्था होती है। इसके अलावा है गारंटी एंड प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। किसी भी देश के जो सिटीजन्स होते हैं उनके जो अधिकार होते हैं उनके प्रोटेक्शन के बारे में लिखा होता है। जैसे हमारे देश के संविधान में मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसके बारे में आप इसी क्लास में नेक्स्ट अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अगले कोई चैप्टर में पढ़ने वाले हैं तो वहाँ हम बताएंगे कि ये फंडामेंटल राइट्स हैं संविधान में, जिससे कि व्यक्ति के अधिकार की रक्षा होती है। तो यहाँ हमने क्या देखा कि संविधान जब निर्मित किया जाता है तो वहाँ किन किन बातों को ख्याल रखना पड़ता है संविधान को ड्राफ्ट करने वाले लोगों को। इसको हम विभिन्न बिंदुओं के तहत अभी हमने समझा है। दूसरा है रूल ऑफ लॉ। संविधान का मतलब होता है लॉ, यानी कि कानून की किताब। तो जिस देश में कानून का राज्य होता है वहाँ संविधान अवश्य होता है। द फ्रेमर्स of the Constitution of India had realized that the rule of law must always prevail in order to help India occupy a credible position as a democratic country। तो जो भारत के संविधान निर्माता थे, जो इसके फ्रेमर्स थे, आपको बताऊंगा कितने लोगों ने मिलकर के इस संविधान को बनाया है। तो उन्होंने इस बात का ख्याल रखा कि हमारे देश में हमेशा रूल ऑफ लॉ हो, जो देश के जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसके वैल्यू को बनाए रखे। इन मोस्ट बेसिक फॉर्म इट मीन्स दैट नो वन इज अबव द लॉ। और तो रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वो राजा हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे इवन प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, सब के सब कानून के तहत ही काम करेंगे। कानून का पालन करना सबके लिए अनिवार्य होगा। संविधान के अनुसार ही शासन किया जा सकता है। कोई भी सरकार कानून को बदल सकती है, लेकिन जब तक वो कानून बदला नहीं जाता है तब तक उसको मानना पड़ेगा, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, इवन प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई भी। रूल्स ऑफ लॉ डिमांड पीपल अप्लाइंग पोजीशन ऑक्यूपाइंग पोजीशन इन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट एंड अपहोल्डिंग पावर शुड बी गाइडेड बाय लॉ, नॉट बाय बी अलॉटेड टू एक्ट इन आर्बिट्री एंड अनलॉफुल। तो रूल ऑफ लॉ का एक ये भी मतलब है कि कोई भी संस्था, यहाँ तक कि जो अलग अलग पोजीशन पर बैठे हुए सरकार के विभिन्न अंगों के लोग हैं, चाहे न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो या विधायिका हो, वह भी मनमाने ढंग से कानून का व्याख्या नहीं कर सकते और उसको मनमाने ढंग से लागू नहीं कर सकते। The citizens should be protected by law and enjoy equal rights as well as discharge equal responsibility। सभी सिटीजन्स को इस कानून से प्रोटेक्शन बराबर तरीके से मिलेगा। सभी सिटीजन्स को इस कानून के तहत इक्वल प्रोटेक्शन के साथ साथ इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाना पड़ता है। This measure was adopted to guard against the abuse of power and evolve a democratic structure of
पावर रिलेशनशिप। तो कोई भी व्यक्ति इस संविधान के दुरुपयोग न करे। जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है कि पावर का एक रिलेशन बना हुआ होता है सरकार के सभी अंगों में, इसीलिए संविधान होता है। लेजिटिमेसी ऑफ लॉ, कानून की वैधता। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द अथॉरिटी टू इंस्टीट्यूशन टू इम्प्लीमेंट द लॉ इन इफेक्ट। द कॉन्स्टिट्यूशन legitimates a law. One of the aims of the Indian Constitution is to bring about social equality. This law expressed after independence in the form of Article 17 of the Constitution, which abolished the practice of untouchability and made it a punishable offense. तो संविधान में जो भी अथॉरिटी होती है, जो इंस्टीट्यूशंस के प्राधिकार होते हैं, जो संविधान के प्रावधान को लागू करने वाले, इम्प्लीमेंट करने वाले लोग होते हैं, वह कानून के, संविधान के वैधता से प्रभावित रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कॉन्सेप्ट को समझा है। एक चित्र कथा के माध्यम से भी हमने नीड्स ऑफ लॉज को डिस्कस किया। हमने डोरी एक्ट के माध्यम से ये समझने का प्रयास किया कि किस तरह से हमें कानून की ज़रूरत होती है, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रोल होता है, रोल ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन, इसके साथ साथ रूल ऑफ लॉ। ये सारे टॉपिक्स को हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेजिटिमेसी ऑफ लॉ और मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये दोनों टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे हैं, नए हैं, तो इसे सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना ना भूलें। साथ ही अपने क्लास के दोस्तों के बीच में, क्लास 8 के जो फ्रेंड हैं उनके बीच में इस वीडियो को भेजना ना भूलें, ताकि वह भी इस वीडियो को देख करके और इसे समझ लें। Thanks for watching. Have a good day.